गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो हमारा रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा अध्याय नंबर चौथी यूनिट में अध्याय नंबर 1 चल रहा है, जिसमें हमने अभी तक भारत की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसकी भूमिका, नई विदेश नीति का सूत्रपात, इनके बारे में, पड़ोसी पहले की नीति के बारे में हमने पढ़ा था। तो भारत एवं मध्य पूर्व ये हमारा टॉपिक है, वो मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, इसको एक बार पुनः हम पढ़ेंगे। भारत और मध्य पूर्व। तो भारत का पश्चिम एशिया के देशों के साथ हमेशा से ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। जैसे आपको बच्चों पता है, प्राचीन काल में जो सिल्क रूट था वो इस मध्य एशिया से होकर ही जाता था। और भारत में आतंकवाद, जो कट्टरतावाद है या कट्टर आतंकवाद है, वो इन्हीं देशों से आया था। आज भारत आपको पता है दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है। धर्मांधता और कट्टरवाद भी मध्य पूर्व के देशों से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से, जो मध्य पूर्व के देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, इसके अतिरिक्त यूएई, कतर, ये जैसे जो देश हैं, जो क्षेत्र हैं, इनसे भारत में प्रसारित हुआ था। वैश्वीकरण के युग में आपको पता है, वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण, बाजारीकरण, उदारीकरण के इस युग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी है, उसमें बदलाव आया है। मध्य पूर्व में अभी भी मध्यकालीन अवधारणा का बोलबाला रहा है। मध्यकालीन अवधारणा है वो वहाँ पर उसका बोलबाला रहा है, जिसके कारण वहाँ के नागरिक आज भी मध्यकालीन मॉडल पर चलने को प्रेरित करती है। जिसे जो वहाँ पर जो मध्यकालीन विचारधारा है, मध्यकालीन सोच है, वो मध्यकालीन सोच उन्हें मध्यकालीन मॉडल पर, आधुनिक मॉडल पर नहीं बल्कि मध्यकालीन मॉडल पर चलने के लिए प्रेरित करती है। चलने के लिए प्रेरित करती है। जो मध्यकालीन जो विचारधारा है, कट्टर इस्लामिक विचारधारा है, वो इन देशों को इस मध्यकालीन सोच, इस मध्यकालीन विचारधारा को अपनाने पर अभी भी जोर देती है। मध्यकालीन सोच, मध्यकालीन मॉडल पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। तो भारत और मध्य पूर्व, जो आपको पता है कि आतंकवाद है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाया सऊदी अरब के माध्यम से भारत में आया था। आज भी उन देशों में मध्यकालीन विचारधारा है, बोलबाला है, और वहाँ के नागरिक अपने आप को मध्यकालीन विचारधारा पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। जैसा आपको पता है, मध्यकाल या मध्य पूर्व में देशों में एक और सऊदी अरब और इराक देश है। सऊदी अरब या सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, सऊदी अरब और इराक जैसे देश हैं, और इराक जैसे देश हैं जहाँ पर कट्टर सुन्नी विचारधारा है। जबकि दूसरी ओर ईरान जैसे देश हैं, ईरान जैसे देश हैं, वहाँ पर शिया विचारधारा है वो प्रचलित है। तो जैसा आपको मैंने बताया है, ईरान में शिया विचारधारा है, उसका वर्चस्व है। खाड़ी में लगभग सभी देश वो तेल का उत्पादन करते हैं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे इराक हो, चाहे ईरान हो। ईरान है प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा हमारे लिए स्रोत है। हम अपना जो प्राकृतिक गैस एलपीजी है वो ईरान से ही मंगाते हैं। इसी कारण उनकी अर्थव्यवस्था वो तेल पर आधारित है, और उनकी संपन्नता है वो उनकी कच्चे तेल या क्रूड ऑयल के ऊपर आधारित है। परंतु भारत की ऊर्जा आवश्यकता आपको पता है, जैसे आपको पता है, भारत अपनी जरूरत का 85 से 90% जो क्रूड ऑयल है या कच्चा तेल जिसे हम कहते हैं क्रूड ऑयल, वो इन्हीं देशों से, जो गल्फ कंट्रीज हैं, इन्हीं देशों से आयात करता है। तो
इसमें ईरान सबसे अधिक प्रमुख है। जैसा मैंने आपको बताया, ईरान है वो कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। ईरान है वो भारत को कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करता है। कच्चे तेल जिसमें क्रूड ऑयल आता है, जैसे क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके अतिरिक्त जो फ्यूल ऑयल जो कि वायुयानों में भरा जाता है, वो सब इस कच्चे तेल से ही मिलता है। इसके अलावा हम सऊदी अरेबिया और इराक से भी कच्चा तेल है वो इंपोर्ट करते हैं। तो आपको पता है ईरान और भारत के संबंध है वो ऐतिहासिक रहे हैं, किंतु अमेरिका और ईरान के संबंध वो बहुत ही कटु रही हैं। और पिछले वर्ष अमेरिका ने और इसी वर्ष इजराइल ने वहाँ के एक सेनापति को, ईरान के जो सेनापति है उसको देश में घुसकर मार डाला था। तो अमेरिका और ईरान के आपसी संबंधों की कड़वाहट से भारत के संबंध भी प्रभावित रहे हैं। भारत ने क्या किया है, जो ईरान का प्रमुख बंदरगाह है चाबहार, उसमें भारी निवेश किया है, ताकि जो मध्य एशिया है उस पर जो हमारे होने वाला इंपोर्ट है, उसमें अन्य जो बंदरगाह है, उस अन्य बंदरगाहों की कमी है वो चाबहार पोर्ट से पूरी की जा सके। चाबहार पोर्ट को भारत ने विकसित किया है, जो ईरान में है। चाबहार कहाँ बेटा? ईरान में है। और भारत ने भारी मात्रा में चाबहार में निवेश किया है, पैसा लगाया है चाबहार पोर्ट को विकसित करने और कराची को उसका स्थान देने के लिए भारत ने अथक प्रयास किया है। क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध खराब है, तो हमने चाबहार पोर्ट को विकसित करके उससे जो हमारा इंपोर्ट है उसको सुलभ बनाने के लिए हमने चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है। जैसा आपको पता है कि ईरान के आपसी संबंधों की इस टकराव से भारत के संबंध भी प्रभावित हुए हैं। आपको पता है भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को भारी निवेश किया है। एक अन्य महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई देश सऊदी अरेबिया, जिसके भारत के साथ अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन पहले क्योंकि पाकिस्तान के दबाव के कारण और कट्टर सुन्नी विचारधारा के कारण जो भारत के विरुद्ध फैलाए गए इस्लामिक आतंकवाद में उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साझेदार है वो पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया ही रहा है। आपको पता है भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल आयातक देश है, आपको पता है। और भारत अपने तेल की आवश्यकता की पूर्ति वो खाड़ी देशों पर आश्रित है। भारत अपनी तेल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसके ऊपर आश्रित है? खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्री, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, इराक, बहरीन, कुवैत, ये सभी आ जाते हैं। ये उसकी कूटनीतिक व्यवस्था है। एक और आपको पता है भारत के लगभग 70 लाख कामगार, भारत के 70 लाख कामगार वो इन गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, खाड़ी देशों में काम करते हैं, आपको पता है भारत के लगभग 70 लाख कामगार है वो खाड़ी देशों में काम करते हैं। और वो प्रतिवर्ष भारत में 35 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा है वो भारत के राजकोष में जमा कराते हैं। तो वे लगभग 35 अरब डॉलर है वो वित्तीय विप्रेषण भारत में करते हैं। यानी कि भारतीय जो मुद्रा कोष है उसमें 35 अरब डॉलर का योगदान अकेले खाड़ी देशों में जो 70 लाख कर्मचारी हैं वो खाड़ी देशों से भारत में भेजते हैं। इसका सकारात्मक परिणाम क्या है कि इन देशों में भारतीयों की अच्छी खासी आबादी है। नकारात्मक विचारधारा क्या है कि वो धन का तो निवेश भारत में धन तो भेजते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो भारत में जिसे हम कट्टर विचारधारा कहते हैं, जिसे बहावीवाद कहते हैं,
बहावी विचारधारा, कट्टर विचारधारा, वो बहावी विचारधारा, भारत में पैसा तो भेजते हैं लेकिन भावी विचारधारा भी भारत में भेजते हैं। बहावी विचारधारा भी भारत में भेजते हैं। तो बहावी विचारधारा है उसको भारत में भेजा जाता है। जो कट्टर विचारधारा है सऊदी अरब से की जो कट्टर विचारधारा है सुन्नी विचारधारा है जिसका केंद्र सऊदी अरब है, वो सऊदी अरब की जो बहावी विचारधारा है वो भी भारत में भेजी जाती है। नकारात्मक प्रभाव ये है कि धन के साथ साथ बहावी विचारधारा को भी भारत में निर्यात करते हैं। इससे क्या होता है, देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होता है। ईरान और सीरिया में सक्रिय आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के बढ़ते हुए प्रभाव से अन्य देशों की भांति भारत भी चिंतित है। आपको पता है ईरान और इराक में, ईरान में तो नहीं है, इराक और जो सीरिया है, इराक और सीरिया में आईसिस है विचारधारा है वो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और सीरिया। इसका जो प्रमुख नेता है वो अबू अल बकर अल बगदादी, अबू अल बकर अल बगदादी है वो इसका प्रमुख नेता है। और ये आईसिस की विचारधारा है वो इराक और सीरिया से होते हुए जो आईसिस की कट्टर विचारधारा है वो इससे भारत जैसे देश और खाड़ी के अन्य देश है वो भी चिंतित है। जो कट्टर बहावी इस्लामिक विचारधारा है जो जिसके प्रमुख जो उसकी आतंकवादी समूह उसका नाम है आईसिस, जिसने खाड़ी देशों में भारी निर्यात करके भारी मात्रा में पैसा कमाया है, उसकी विचारधारा वो पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुकी है, जिसका प्रमुख नेता अबू अल बकर अल बगदादी है। तो पिछले 2 वर्षों में भारत में इस्लामिक राज्य की विचारधारा से प्रभावित होकर भारत में पिछले 2 वर्षों में या कहूँ कि पिछले 6 वर्षों में इस कट्टरवाद से प्रभावित होकर भारत के कई युवक हैं वो भारत के कई नौजवान आईसिस या ISIS, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की ओर आकर्षित हुए हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की ओर आकर्षित हुए हैं। पिछले 2 वर्षों में भारत में इस्लामिक राज्य की विचारधारा से प्रभावित होकर कई युवक इस संगठन के प्रति आकर्षित हुए हैं जो भारत के हितों के बिल्कुल प्रतिकूल है। मध्य पूर्व के गैर मुस्लिम देश इजराइल के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध है। इजराइल भारत को हर स्थिति में समर्थन करने वाले देशों में से एक है। इजराइल जो यहूदियों का देश है, इजराइल जिसके मुस्लिम देशों के साथ बहुत ही जिसके संबंध है वो बहुत ही खराब है, लेकिन वर्तमान में उसने UAE जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया है। तो मध्य पूर्व में जो गैर मुस्लिम देश है इजराइल देश है वो यहूदियों का देश है। यहूदी जिन्हें अंग्रेजी में जूस कहते हैं, जूस उनका देश है इजराइल है वो यहूदियों का देश है जिसे अंग्रेजी में जूस कहते हैं। और इनके देवता जो यहूदी है उनके देवता को हम डेविड के नाम से जानते हैं। इनकी जो दुनिया में सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी उसका नाम है मोसाद। अमेरिका भी इस मोसाद से खौफ खाता है। अमेरिका में एक बहुत ही प्रभावशाली लॉबी है यहूदियों की, अमेरिका में बहुत ही प्रभावशाली लॉबी है जो यहूदियों की है और इजराइल है उसमें यहूदी बसे हुए हैं। दुनिया में यदि यहूदियों को कहीं शरण मिली है तो या तो भारत में मिली है या इजराइल में। इजराइल में उन्होंने यहूदियों को बसाकर 1948 में इजराइल की राष्ट्र को बनाने की घोषणा की थी। तो इजराइल है वो यहूदियों का देश है। यहूदियों को अंग्रेजी में जूस कहते हैं
इसकी जो एजेंसी उसका नाम मोसाद है। पूरी दुनिया में विशेषकर अमेरिका में इजराइल लॉबी है, यहूदी है, वो बहुत ही प्रभावशाली है। भारत और इजराइल की आबादी में कोई समानता नहीं है। आपको पता है भारत की आबादी जहाँ पर 130 करोड़ है, वहीं इजराइल की मुश्किल से आबादी है वो 80 लाख है, 80 लाख है। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल भारत को मदद करता है, भारत को रक्षा आयुध, रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में, इसके अलावा हथियार, गोला बारूद, कम दूरी की मिसाइल है, ये भारत को निर्यात करता है। दोनों देशों के बीच में महत्वपूर्ण समानता है। दोनों देश प्राचीन धर्मों को प्रधान रूप से अस्तित्व है। यहूदी धर्म है वो भी प्राचीनतम धर्म है, ईसाई धर्म से भी प्राचीन धर्म है, जो धर्म परिवर्तन करने में विश्वास नहीं करते, क्योंकि यहूदी भी और हिंदू कभी किसी का धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते। दोनों में, चाहे इजराइल हो चाहे भारत में, दोनों में लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, और दोनों ही आतंकवाद से उत्पीड़ित हैं। सबसे बड़ी बात समानता क्या है दोनों के अंतर्गत? दोनों ही आतंकवाद से पीड़ित हैं, दोनों धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखते। जहाँ पर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, वहाँ पर इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसके तहत वहाँ पर दलों को उसके अनुपात में वहाँ की संसद में सीटें मिल जाती है। दोनों, चाहे भारत हो चाहे इजराइल हो, जैसे मैंने आपको कहा भारत हो चाहे इजराइल हो, दोनों के, भारत और इजराइल दोनों के, भारत और इजराइल दोनों के अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंध। इजराइल जो यहूदी लोग हैं, इनकी तो बहुत ताकतवर जो लॉबी है वो अमेरिका में काम करती है, और कोई भी अमेरिका में जो सरकार बनती है, चाहे डेमोक्रेट की बने चाहे रिपब्लिक की बने, वो इजराइल की उपेक्षा बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका के प्रशासन में, सेना में, और वहाँ पर जो शक्तिशाली व्यापारियों का जो समूह है, उसमें बहुत ही ताकतवर लॉबी है वो यहूदियों की है। और यहूदियों को दुनिया में सबसे ताकतवर एक कौम के रूप में माना जाता है। दोनों ही देश अमेरिका से निकटता रखते हैं, और दोनों ही देश मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है। इजराइल में भी एक छोटा मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय निवास करता है, और भारत में मुसलमानों की आबादी काफ़ी अधिक है, और भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देशों में से एक गिना जाता है। दोनों ही देश, चाहे भारत हो चाहे इजराइल हो, दोनों ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं। भारत और इजराइल आतंकवाद से जूझ रहे हैं। आपको पता है इजराइल की जहाँ पर स्थिति है, आपको पता है इजराइल की जहाँ पर स्थिति है, इजराइल है वो लगभग आतंकवाद से जूझ रहे हैं। भारत और इजराइल दोनों ही आतंकवाद से जूझ रहे हैं। वहाँ इजराइल है वो 12 मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। दोनों ही देशों के लिए आतंकवाद उनके अस्तित्व की गंभीर चुनौती है। दोनों ही देश के अपने अपने हित हैं, आपको पता है दोनों देशों के अपने अपने हित हैं, और पारस्परिक निर्भरता पर बल देती है। विशेष तौर पर आपसी खुफिया सूचना भारत और इजराइल है वो आदान प्रदान करते हैं। भारत की रो और इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद है, वो भारत को खुफिया सूचना उपलब्ध कराता है। इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, उसे दुनिया में सबसे तगड़ी, जिसे कहते हैं ना खुफिया और गुप्तचर एजेंसी कहा जाता है, जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारती है। जल, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, सुरक्षा, उच्च तकनीक, नवाचार, नए विचार, नई तकनीक, नई सोच, कृषि में इजराइल भारत की मदद कर सकता है। आपको पता है इजराइल में भारत से भी कम बारिश होती है, लेकिन खारे पानी को कैसे मीठा बनाया जाए, तो जल प्रौद्योगिकी, जल के क्षेत्र में नई नई तकनीक, चिकित्सा, छोटा सा देश है इजराइल, जिसकी जनसंख्या 80 लाख है, सुरक्षा, नवाचार और खेती इजराइल में कम से कम बारिश पर अधिक से अधिक खेती का उत्पादन होता है। कृषि में छोटा सा देश इजराइल भारत की मदद करता है। इजराइल भारत की मदद कर सकता है या करता भी है भारत की मदद करता है। तो इजराइल भारत की मदद करता है, चाहे जल प्रौद्योगिकी, बूंद बूंद खेती कैसे की जाए, रेगिस्तान के विस्तार को कैसे रोका जाए, खारे पानी को मीठा कैसे बनाया जाए,
इसमें इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। चिकित्सा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में इजराइल भारत की मदद कर सकता है और भारत की मदद करता है। भारत को करीब 3 अरब डॉलर की हथियार है, इजराइल हर साल भारत को बेचता है। इसके अतिरिक्त खेती के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नए नए पौधे और इसके अलावा रेगिस्तान के विस्तार को रोकने के लिए जो पौधे हैं उनका विकास है, उसके क्षेत्र में इजराइल दुनिया में अद्वितीय है। और इसके अतिरिक्त समुद्र का जो खारा पानी है, उस खारे पानी को मीठा बनाने के अंतर्गत उसमें इजराइल को महारत हासिल है। इसलिए इजराइल में पानी बहुत कम बारिश होती है, सालाना करीब 14 सेंटीमीटर बारिश होती है। इसके बावजूद भी इजराइल है वो जल प्रौद्योगिकी के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। हाल ही में आपको पता है, हाल ही में भारत ने इजराइल से लगभग 3 अरब डॉलर की, अमेरिकी डॉलर की कीमत का सैन्य हार्डवेयर खरीदा है। दोनों ही देशों की सेनाओं में प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में निरंतर सहयोग रहा है। भारत के लिए मध्य पूर्व की विदेश नीति सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि हम एक तरफ मध्य पूर्व के देशों के साथ अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, साथ ही देश की राजनीति अस्थिरता और वहाँ की कट्टरवादी विचारधारा के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव से सावधान रहने की आवश्यकता है। तो भारत के इजराइल के साथ ही बहुत ही मधुर संबंध है। इजराइल ने अब मुस्लिम देशों के साथ भी संधि समझौते करने शुरू कर दिए, चाहे बहरीन हो, चाहे यूएई हो। इसके अलावा सऊदी अरब भी इजराइल के अधिक नज़दीक आ रहा है, क्योंकि सऊदी अरब और इजराइल दोनों ही ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं। तो इन देशों के साथ इनके संबंध है वो घनिष्ठ हो रहे हैं। भारत और इजराइल के संबंध तो वैसे भी बहुत मजबूत है, सदियों से प्राचीन है। तो भारत ने इजराइल से लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की कीमत का सैन्य हार्डवेयर खरीदा है। दोनों देश की सेनाओं के प्रशिक्षण और अन्य क्षेत्रों में भी सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। साथ ही दोनों देशों में जो राजनीतिक अस्थिरता और वहाँ की कट्टरवादी विचारधारा के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव से सावधान रहने की आवश्यकता भी है। भारत और रूस, भारत का दुनिया में सबसे मजबूत साथी, दोस्त, भाई से भी बढ़कर अगर यदि कोई है तो वो रूस है। आपको पता है रूस और भारत दोनों के परंपरागत संबंध रहे हैं, दोनों के मधुर संबंध रहे हैं, दोनों के बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं। परंतु 1991 में आपको पता है 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। 1991 में सोवियत संघ टूट गया था। अब सोवियत संघ नहीं है बल्कि अब रूस है। सोवियत संघ टूट गया था, उसमें से कई देश अलग हो गए थे। अब रूस के साथ वो स्थान है वो रूस ने ले लिया है। तो 1991 से पूर्व सोवियत संघ के विघटन और भारत द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी वैश्वीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाने से दोनों देशों के पारंपरिक संबंधों में पुरानी प्रगाढ़ता में कमी आई है। हालांकि कमी आई है क्योंकि भारत का झुकाव अमेरिका की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि भारत और रूस के बीच सबसे ज़्यादा रक्षा समझौते रहे हैं और भारत अपने 80% हथियार है बेटा वो रूस से ही खरीदता है। भारत आज भी अपने अधिकांश सैन्य सामान और उपकरण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए रूस पर ही निर्भर है, चाहे ब्रह्मोस हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, नाग हो। इसके अलावा हमारे जो अन्य आयुध हैं, रक्षा टैंक है, मिसाइल है, वो रूस की सहायता से विकसित हुए हैं। इसके अलावा परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने में भी रूस भारत का अग्रणी दोस्त रहा है। किंतु बदली परिस्थितियों में भारत के लिए जर्मनी और फ्रांस, आपको पता है रफाल लड़ाकू विमान हमने फ्रांस से खरीदा है। तो हम अन्य यूरोपीय देशों के साथ और अमेरिका के साथ या अमेरिका से बहुत हमारे निकट के संबंध स्थापित हो गए हैं और अपरिहार्य हो गया है कि हम रूस के आगे भी अन्य देशों के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाएं और अधिक प्रगाढ़ बनाएं। तो 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद समाजवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। लेकिन आज भी भारत का सबसे प्रमुख रक्षा सहयोगी वो रूस ही है। यद्यपि भारत ने जर्मनी और फ्रांस के साथ भी अपने रक्षा संबंधों को मजबूत किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका से निकट संबंध स्थापित करना हमारे लिए अपरिहार्य है।
जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों के साथ भी हमने अपने रक्षा संबंधों को और अधिक मजबूत बनाया। जैसा आपको पता है कि रफाल लड़ाकू विमान है, उसके लिए हमने फ्रांस से समझौता किया है। तो बेटा आज के लिए आपका ये टॉपिक है वो पर्याप्त है। आपको जितने अंडरलाइन करे जो मैंने पॉइंट लिखाए इनको लिखना, याद करना भी है बेटा, आपका होमवर्क है। धन्यवाद।